हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी सेफ होंगे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। इन लास्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था। हमने एक बेसिक सा डिस्कशन किया था कि मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम। कुछ टर्म्स जो नेशनल इनकम से हमारा वास्ता रखती थी उनको हमने देखा था, लाइक फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, ये सारा हमने कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मेथड्स की बात की थी। मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो वहाँ पे हमने देखा था दैट देयर वर 3 मेथड्स। प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडिशन मेथड भी बोलते हैं, साथ ही साथ इनकम मेथड, और एक हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड था। ठीक है, तो ये सारा मेथड हमने कुछ डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने प्रोडक्शन मेथड को हम थोड़ा समझे थे कि प्रोडक्शन मेथड में किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड जब हमने करा था तो वहाँ पे देखा था कि हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल के आती है बच्चों, जीडीपीएमपी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के जो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू का सम रहता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपीएमपी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हमने क्या किया था, जीडीपीएमपी का कैलकुलेशन हमने देखा था। ठीक है, उसी तरह अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन मेथड हुआ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और देखेंगे कि इन दोनों मेथड से क्या क्या वैल्यू निकलती है। जैसे प्रोडक्शन मेथड से हमारे पास आता है जीडीपीएमपी, तो इनकम मेथड से हमारे पास क्या आता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास क्या आता है। तो जो भी वैल्यूज हमारे पास निकलेंगी इन तीनों मेथड से, उसको हम बाद में फिर एक साथ क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इनटू नेशनल इनकम। ठीक है, उसका एक अलग से प्रोसीजर रहेगा। तो तीनों मेथड से हम क्या कर लेंगे, जो जो इनका वैल्यू निकलेगा, जो जो एब्रीविएशन हमारे पास निकलेंगे उनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो जो एग्रीगेट्स हमारे पास निकलेंगे उसको हम निकाल लेंगे, और बाद में तीनों को एक प्रोसीजर फॉलो करके हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इनटू नेशनल इनकम। बिकॉज नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनएनपीएफसी बोलते हैं। और अभी हमने जो प्रोडक्शन मेथड यूज किया था उस लास्ट लेक्चर में हमारे, वहां हमने क्या निकाला था, जीडीपीएमपी। तो हमको देखना पड़ेगा कि जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करने का किसमें, एनएनपीएफसी, तो वो कैसे होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बार जब हम ये सारा मेथड डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि प्रिकॉशंस की, कि जब हमको ये मेथड यूज करने पड़ता है तो कुछ एहतियात हमको बरतनी पड़ती है, कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस हमको लेना पड़ता है। तो क्या कुछ वो प्रिकॉशन रहेगा जो हमको ये मेथड यूज करने से पहले लेना पड़ता है, वो हम देखेंगे। एक बार को हम तीनों मेथड पूरा कर लेंगे, कन्वर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम तीनों मेथड से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस है वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड से हमने निकाला व्हाट, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपीएमपी, जिसका फॉर्मूला हमारे पास रहा था वैल्यू एडेड या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाला था कैसे करके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चलिए आज हम बात करेंगे इनकम मेथड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इनकम मेथड। अभी देखने का, ये जो इनकम मेथड है काफी इंटरेस्टिंग सा मेथड है। ठीक है, इनकम मेथड में ऐसा रहता है हमारे, अभी इनकम कौन सा लोगे, नेशनल इनकम का डेफिनेशन बोलने का, एक बार जरा बोलो। तुम लोग भी बोलो, है ना, घर में बैठे हो तो बोलो, क्या कर रहे हो वैसे बैठे बैठे, बोलो कि नेशनल इनकम इज सम एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में आपने जितना भी फैक्टर इनकम अर्न करा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने उन सबका सम कर लो तो क्या जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो जब हम इनकम मेथड की बात करेंगे तो जितना भी फैक्टर इनकम हमारा होता है, क्या होता है, जितना भी फैक्टर इनकम हमारा होता है उन सब का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, जो भी इनकम मेथड से निकलता होगा वो निकालेंगे, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे हम प्रोडक्शन यानी सेल्स को लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, इनकम लेके चलेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनकम। और कौन सा इनकम, ओनली फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो एक बार को देखते हैं कि इनकम मेथड से हमारे पास क्या निकलता है। ठीक है, आइए, इनकम मेथड। अभी बच्चों देखना, ये जो इनकम मेथड रहता है हमारा, इससे हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है हमारी एन डी पी एफ सी।
ठीक है, क्या निकलता है इसमें हमारे पास? NDPFC, which means net domestic product at factor cost. net domestic product at factor cost. ये जो NDPFC निकलता है बच्चों, इसको हम प्यार से बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अरे याद आया कुछ? दो चीजें पढ़ी थी हमने फर्स्ट लेक्चर में, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम को मैंने कहा उसको हम बोलते हैं NNPFC। तो उसी तरह ये जो डोमेस्टिक इनकम जो रहता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं NDPFC। तो जब हम इनकम मेथड यूज में लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारे पास निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम। और फर्दर इस डोमेस्टिक इनकम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? नेशनल इनकम में। आ रही बात समझ में? अब याद करो डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन क्या बोले? सम एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कि अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में रह के आपने जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया है, आप कौन? अरे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, चाहे रेसिडेंट हो या ना हो, आपने जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया है, उन सबका सम टोटल क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम हमारे पास निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यार से? NDPFC बोलेंगे। और ये डोमेस्टिक इनकम या NDPFC कहाँ, कौन सा मेथड यूज करके निकलता है? निकलता है इनकम मेथड यूज करके। तो बेसिकली ध्यान रखने का, इनकम मेथड में हम क्या करेंगे? जितना भी फैक्टर इनकम रहेगा जो कहाँ अर्न हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के अर्न हो रहा है, उन सब का हम क्या कर लेंगे? सम टोटल कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे NDPFC आ जाएगा। समझ पड़ रही तुमको मेरी बातें? हाँ बोलो हाँ। आ रहा है समझ में? क्या निकलेगा यहाँ पे? इनकम मेथड यूज करके डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोले तो NDPFC, बोले तो फैक्टर इनकम, सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। समझ पड़ रहा है मेरी बातें? अरे आया ना, है कनेक्शन आया ना? डोमेस्टिक इनकम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? नेशनल इनकम में। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास यहाँ पे NDPFC फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का? NDPFC फाइंड करने का। चलो अच्छे से समझने का, धीरे धीरे समझने का, भागना नहीं आपको, ठीक है? भाग के जाओगे भी कहाँ, अभी तो सब लॉकडाउन हो। तो देखो NDPFC, तो यहाँ पे तीन चीजें हम लेके चलेंगे, ठीक है? पहला शॉर्ट फॉर्म सा लिख लेंगे हम, फिर उसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा आपको अच्छे से। NDPFC जब हम बोलेंगे यहाँ पे, तो तीन चीजों का सम रहेगा। कौन कौन सी तीन चीजें? पहला रहेगा बच्चों CEO। अभी जब इसका फुल फॉर्म देखोगे तो कहो इसको थोड़ा आगे पीछे रहेगा, बट मैं इसको CEO बोलता हूँ, याद करने में थोड़ा आसानी रहता है। CEO, ठीक है? प्लस OS, ऑपरेटिंग सिस्टम मत समझ लेना है ना, अपना दिमाग मत चलाना। OS प्लस MI, ये वो फोन वाला MI भी मत समझना इसको, ऐसी गलतियां ना करें। तो याद रखने के लिए एक बात को ध्यान रख लो, दैट डोमेस्टिक इनकम हमको कैलकुलेट करने का है। तो क्या निकलेगा डोमेस्टिक इनकम में? यानी कि इनकम मेथड यूज करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? हमारे पास निकलेगा NDPFC। एंड NDPFC में हम तीन चीजें ऐड करेंगे। पहला चीज CEO, दूसरा चीज OS, तीसरा चीज MI। तो CEO प्लस OS प्लस MI, ठीक है? यहां पर बच्चों तीनों को समझते हैं कि CEO क्या, OS क्या और MI क्या। तो यहाँ पे जो CEO है हमारा, ये रहेगा बच्चों आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या रहेगा? CEO का मतलब क्या रहेगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब आप कहोगे बोले सर CEO थोड़ा ना हुआ, COE हुआ ना, बट कोई बात, याद रखने के लिए क्या बोलने का इसको? CEO ही बोलने का, ठीक है? तो CEO यार, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
एक बार को सबका फुल फॉर्म समझते हैं, फिर हम समझेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, ओएस में जो हम समझेंगे वो क्या होता है। पहले एक बार सबका हम फुल फॉर्म समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओएस का मतलब रहेगा बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ओएस का मतलब क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। वहीं जो हमारा तीसरा है दैट इज एमआई, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये तीन चीजें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीजों को ऐड करके हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा एनडीपीएफसी। क्या निकल के आएगा, एनडीपीएफसी। ठीक है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। अभी समझना है ना, ये जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई, ये क्या चीजें होती है। तो देखो बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, जब भी आप क्या करेंगे, अपनी लेबर सर्विसेज किसी को ऑफर करेंगे या किसी के यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे, तो जो जो बेनिफिट्स या जो जो रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, देखो दो बंदे रहेंगे यहाँ पे, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को जो जो भी पैसा मिलेगा, जो जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो जो भी चीजें मिलेगा किससे, एम्प्लॉयर की तरफ से, वो सारा की सारा किसके अंदर आएगा, वो सारा की सारा आएगा आपका सीईओ में। सीईओ बोले तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे सैलरी आ सकता है, या बोनस आ सकता है, या क्या हुआ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, अकोमोडेशन दिया है, कार दी है आने जाने के लिए, तो वो भी इसमें आएगा। रिटायर हो रहे हो, रिटायर होने के बाद आपको पेंशन वगैरह मिल रही है, ठीक है, तो वो भी इसमें। अच्छा, ये जो पेंशन मिल रही है एम्प्लॉय की तरफ से मिल रही है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, वो वाला नहीं है ना। गवर्नमेंट तो देती है ना वृद्धावस्था पेंशन, बुढ़े लोगों को मिलती है ना पेंशन, वो वाला पेंशन नहीं है ये वो पेंशन है जो आपने क्या करा है, जो आपने किसी के लिए काम किया था और ड्यूरिंग दैट लाइफ टाइम पीरियड कुछ कुछ पैसा आपकी पेंशन में जमा होता रहा, रिटायर होने के बाद ही आपको पेंशन मिल रहा है, वो वाला पेंशन इसमें आएगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में बेटा कौन सा इनकम जाता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वो पैसा जाता है जो आपने कमाया है बाय प्रोवाइडिंग लेबर सर्विसेज टू समवन। ठीक है, यानी आपके और एम्प्लॉयर के बीच में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के एवज में, यानी उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए के बदले आपको जो जो पैसा मिल, जो जो भी चीजें मिल रही हैं, जो जो भी बेनिफिट मिल रहा है, जो जो भी आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो सारे की सारा किस में आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीईओ। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐसा है, आपको आपकी जमीन जमीन जायदाद के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर जो भी कमाई हो रही है, इसके ऊपर जमीन जायदाद के ऊपर जो भी कमाई हो रही है, जो भी पैसा मिल रहा है, जैसे रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो कुछ भी पैसा जो आपको किसके ऊपर मिल रहा है, जमीन जायदाद के ऊपर मिल रहा है, वो किस में आएगा आपका, वो आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। यानी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको कोई भी इनकम अर्न हो रहा है, तो वो इनकम किस में जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा, ओएस का। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आएंगी अभी बताएंगे आपको। देन थर्ड वन आएगा आपका मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में ऐसा ऐसा कोई सा भी इनकम जो फैक्टर इनकम तो है, क्या, ऐसा कोई सा भी इनकम जो क्या है, फैक्टर इनकम तो है, बट ना तो सीईओ में जा रहा है और ना ही ओएस में जा रहा है, तो वो कहाँ आ जाएगा, इट विल लाई अंडर मिक्स्ड इनकम यानी एमआई में। ठीक है, चलो अब डिटेल में समझते हैं कि सीईओ में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आएंगी, और मिक्स इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, यानी किन किन चीजों को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी आएगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की यानी सीईओ की। सीईओ तो बच्चों आपके पास आएंगी यहाँ पे चार चीजें। पहला सैलरीज एंड वेजेस, दूसरा
पेमेंट इन काइंड, तीसरा कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, एंड चौथा आपके पास आएगा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, कौन कौन सी चार चीजें? तो बेसिकली सीईओ निकालने के लिए हमको यहाँ पे चार चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए हमको चार चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? पहला है आपका सैलरीज एंड वेजेस, दूसरा पेमेंट इन काइंड, तीसरा कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, एंड थर्ड वन इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो एक चीज सैलरी और वेजेस जो आपको मिल रही है आपके एम्प्लॉयर से, वो आप ऐड करोगे सीईओ के अंदर। दूसरा चीज पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड मतलब अभी आपको क्या मिल रहा है, मैंने जैसा कहा कि आपको रहने के लिए घर मिल रहा है। ठीक है, अभी जैसे रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं, रेलवे एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? पास मिलता है ट्रैवलिंग के लिए, है ना। तो वो पास क्या है? एक तरीके से पेमेंट इन काइंड है, तो वो इसमें आएगा। तीसरा कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मैंने किसी भी तरह का इंश्योरेंस करा रखा है, आपका लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है या हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, जिसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है? इसका प्रीमियम पे कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जिसने आपको नौकरी पे रखा है, एम्प्लॉय नहीं। आप अगर खुद पे करते हो तो वो ठीक है, वो आप सैलरी और वेजेस में से करोगे, और सैलरी और वेजेस तो आपने पहले ही ऑलरेडी ऊपर ऐड कर लिया, तो वो नहीं लेने का। क्या लेने का? क्या लेने का? ऐसा कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो किसने किया है? आपके एम्प्लॉयर ने किया है। ठीक है, वो अगर आपके लिए क्या कर रहा है? कोई अंशदान कर रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी इंश्योरेंस के अंदर, चाहे वो लाइफ का हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो वो भी आपके इसमें सीईओ में ऐड होगा। प्लस आप अगर रिटायर हो जाते हो, रिटायर होने के बाद आपको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, पेंशन और रिटायरमेंट मिलता है। ठीक है, ये पेंशन कौन सा? ये वो पैसा है जो आपने जिंदगी भर काम करके कमाया है और अब रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है। तो ये चार चीजें ऐड करके आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेंगे, यानी सीईओ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, दैट इज ऑपरेटिंग सर्विस। ठीक है, ऑपरेटिंग सर्विस, इसमें बेसिकली आपकी आएंगी तीन चीजें, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। RIP, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेस्ट इन पीस मत बोल देना बच्चों, है ना, अभी नहीं। RIP, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो OS निकालने के लिए आपको ये तीन चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आप देख सकते हैं रेंट कब मिलेगा? जब आपने अपना कुछ जमीन ज्यादा क्या करा है, किसी को रेंट पे दिया है, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रही इनकम। इंटरेस्ट, अपना कैपिटल आपने किसी को दिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैपिटल भी क्या आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है। बिजनेस, बिजनेस पे होता है प्रॉफिट, तो बिजनेस भी आपकी प्रॉपर्टी में आता है। तो मैंने कहा था जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम अर्न करते हो वो किस में आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये तीन ही चीजें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कभी कभी बच्चों ध्यान रखना, रेंट के साथ साथ यहाँ पे एक चीज आ सकती है, दैट इज रॉयल्टी। दैट इज रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी पता तुम लोग को क्या होता है? कि मैंने तुम लोग को परमिशन देता है कि जाओ मेरे ऊपर जाके किताब विताब लिखो, मेरी लाइफ के ऊपर जाके जाओ पिक्चर विक्चर बनाओ, तो उसके बदले मैं जो तुमसे पैसा चार्ज करूंगा ना, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है, देखो अगर किसी को मन कर रहा हो तो बताओ, थोड़ा सा रॉयल्टी हम भी ले लेंगे। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों चीजों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये रेंट को कोई दिक्कत नहीं है, रेंट एकदम अपने मस्त है। ठीक है, रेंट को कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट को कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं प्रॉफिट की। अभी जो प्रॉफिट रहेगा ना, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाए, नेट प्रॉफिट आ गया है ना, थोड़ा बात करते हैं। नेट प्रॉफिट आ गया,
नेट प्रॉफिट आने के बाद कंपनी क्या करती है? हाँ बताओ, नेट प्रॉफिट कमा लिया, नेट प्रॉफिट आने के बाद कंपनी क्या करती है? डिविडेंड देती है, उसमें टैक्स पे करती है और कुछ रिजर्व बना के चलती है। यानी हम ऐसा बात कर सकते हैं कि प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं आगे चल के। जो प्रॉफिट रहता है ना, प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं। क्या? एक तो डिविडेंड पे करते हो, एक कंपनी का टैक्स पे करते हो, और एक क्या, रिजर्व्स बना के चलते हो, रिटेन अर्निंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर ये 3 चीजें हमको क्वेश्चन में दी हैं तो उन 3 चीजों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आप कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अभी बट अभी आ जाओ, हमारा जो बजट आया था उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी सीताराम, निर्मला सीताराम, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि कंपनीज को अब क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो टैक्स लगता था वो अब नहीं रहेगा। बट कोई बात नहीं, वो क्या, अभी वो जब एप्लीकेबल होगा तब होगा। अगर तुमको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया तो तुम तो ऐड कर लेना। हम मान लेंगे कि अभी उस अमेंडमेंट को हम अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, और अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर। ठीक है, तो अभी एक बार को देखने का प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो प्रॉफिट भी जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों से मिलकर बनेगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वैसे ही प्रॉफिट इटसेल्फ जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। कौन कौन सा? एक तो डिविडेंड, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया तो मत बोलना बोले ये तो बताया ही नहीं था। अरे शांति, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी डिविडेंड। ठीक है, दूसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स यानी सीपीटी भी बोल सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, सीपीटी यानी कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है इसको कभी कभी। ठीक है, एंड तीसरा आपका रहेगा इसमें रिटेन्ड अर्निंग। चाहो तो उसको ऐसे समझो, चाहो तो उसको वैसे समझो, मतलब या तो ऐसे समझ लो कि इन तीनों चीजों को ऐड करोगे तो प्रॉफिट आएगा, या ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इन 3 चीजों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा रिटेन अर्निंग्स। कभी कभी रिटेन अर्निंग्स आपका एक और नाम भी है इसका, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दैट इज रिटेन अर्निंग्स को हम एक नाम और लिख सकते हैं, क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये वो प्रॉफिट होता है जो आपने क्या नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये आपने क्या कर लिया, बचा के रख लिया, है ना। तो रिटेन अर्निंग को हम क्या बोल सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 3 चीजें ऐड कर लो, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और इधर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से ओएसपी आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो बचा वो है हमारा मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स इनकम की लाइफ एकदम मस्त है, मज्जानी लाइफ, कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, कुछ ऐड हो नहीं हो। क्यों? क्योंकि मिक्स इनकम में हमने बोला था ऐसी कोई भी फैक्टर इनकम जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं जा रही है, जो ना ही कहाँ जा रही है, ऑपरेटिंग सरप्लस में जा रही है, तो वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी मिक्स इनकम में। इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं, एक नाम याद रखो, दैट इज सफिशिएंट, और वो एक नाम रहेगा आपका, यस यस यस, याद आ रहा है किसी को? मुंडी हिला रहे हो घर पे बैठे बैठे बस, क्या नाम है, बोलो बोलो। हाँ, दैट इज कौन सा रेंट? इम्प्यूटेड रेंट। बस, या इम्प्यूटेड नाम से जितनी भी चीजें आ जाएं वो सारी किस में जाएंगी, आपके मिक्स्ड इनकम में जाएंगी। बिकॉज ये ऐसा है इनकम का सोर्स है जो ना तो आपके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है, जो ना ही आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में जाता है। समझ में आ रही बात? ऐसा कुछ इम्प्यूटेड रेंट मतलब बच्चों क्या होता है, बेसिकली ये वो रेंट है जो हमको रिसीव नहीं होता है, बट हम सिर्फ मान के चलते हैं कि अगर इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हम नहीं होते, है ना, तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हम नहीं होते तो हमको इस पे क्या मिलता है, रेंट रिसीव होता। बट अभी इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ऐसे समझो मेरे पास एक रूम है ना, मैं एक रूम का मालिक हूँ, तो उस रूम को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए काम में ले रहा हूँ। अभी समझो उस रूम को अगर मैं खुद अपने बिजनेस के लिए काम में ले रहा होता तो क्या करता, उसको किसी को रेंट पे दे देता, रेंट पे देता तो मेरे को क्या आता, रेंट आता। बट अभी वो रेंट मेरे को आ नहीं रहा है ना, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिर्फ एक कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूँ कि अगर ये मैं बिजनेस नहीं चलाता तो मेरे को रेंट आता। तो इस तरह के रेंट को जो मिला नहीं है बट हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं, इस तरह के रेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट। और ये रेंट कहाँ जाता है, हमारा मिक्स इनकम पे जाता है। ठीक है, तो बेसिकली
ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। यानी इस तरीके से तीन चीज़ों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, एनडीपीएफसी आता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें बच्चों, सीईओ, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस, और तीसरा मिक्स इनकम। जहां पर की जो हमारा सीईओ रहेगा वो क्या कैसे निकलेगा, चार चीज़ों को ऐड करने से निकलेगा। दैट इज सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। वहीं ओएस ओएस निकलेगा तीन चीज़ों को ऐड करने से, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। वहीं प्रॉफिट के भी आप क्या कर सकते हो, फर्दर तीन पार्ट कर सकते हो। दैट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। देन तीसरा क्या रहेगा, मिक्स इनकम। यानी कुल मिला के इन सब चीज़ों को ऐड कर लेने का आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी आ जाएगा, यानी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार को वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है इसका वो कॉपी कर लो, थोड़ा बड़ा है इसलिए एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बच्चों नैश इनकम मेथड के थ्रू क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। तो समझ में आया तुम लोग को कि एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा। एनडीपीएफसी सम एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, सीईओ, ओएस और मिक्स इनकम। सीईओ में क्या चीज़ें, चार चीज़ें, वो चार चीज़ें ऐड कर लो, सीईओ आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ें, तीन में भी प्रॉफिट के अंदर भी तीन चीज़ें, इन चीज़ों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और लास्ट में क्या आता है, मिक्स इनकम। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। पर एक बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है और डिविडेंड भी दिया है, तो फिर क्या करें। तो बेटा वहां पे अपना दिमाग कम लगाना और सीधे सीधे किसको ले लेना, प्रॉफिट को ले लेना। वहां पे डिविडेंड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट डिविडेंड तो खुद किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। समझ मारी मेरी बात। या समझो किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो, वो तीन चीजें अलग से दे रखी है, तो वो तीन चीजों को अलग से ऐड करके प्रॉफिट मत निकालने की कोशिश करना। प्रॉफिट सीधे सीधे दिया है तो प्रॉफिट ही सीधे सीधे हमको लेने का है। या किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ साथ क्या दे रखा है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी दे रखा है, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस को लेने का, वहाँ पे इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अलग से ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से खुद ही से निकालने की कोशिश मत करना, है ना। खुद ही अपने आप में विद्वान मत बन जाना। अरे आया ना, समझ हो ना क्या बोल रहा हूँ। जो चीज डायरेक्टली तुमको गिवन है उसको वैसे के वैसे लेने का, वहां पे इन कैलकुलेशन को अलग से मत करना। आई बात समझ। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बच्चों, एनडीपीएफसी निकाल। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा इनकम मेथड से हमने क्या करा, एनडीपीएफसी कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से हम इन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। अभी समझो हमने नेशनल इनकम निकाला नहीं है ना, नेशनल इनकम भी हम निकालेंगे। पहले एक बार तीनों से देख रहे थे क्या क्या निकलता है। जैसे प्रोडक्शन मेथड से निकला जीडीपीएमपी, इनकम मेथड से निकला एनडीपीएफसी, तो वैसे अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा। और फिर बाद में तीनों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ एक प्रोसेस को फॉलो करके नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए एक्सपेंडिचर मेथड, एक्चुअली बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारे पास वही चीज निकल के आती है, दैट इज जीडीपी एमपी। अभी क्या है ना, जितना गुड्स का आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो उनको जब खरीदोगे तो उनका जो मार्केट वैल्यू रहेगा उसके ऊपर जो खर्चा करोगे वो गुड्स की वैल्यू के इक्वल ही रहेगा ना। यानी प्रोडक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो उसके ऊपर जो खर्चा किया करा होगा उसी की वैल्यू के इक्वल रहेगी, अलग तो होगी नहीं। तो इसलिए प्रोडक्शन मेथड में भी हमारे पास क्या निकलता है, जीडीपीएमपी निकलता है। और एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या निकलता है, जीडीपीएमपी निकलता है। ठीक है, बस एक इनकम मेथड है जहाँ पे हमारे पास क्या निकल रहा था, एनडीपीएफ निकल रहा था। ठीक है, यहाँ भी क्या निकलेगा हमारे पास, जीडीपीएमपी निकलेगा। तो जीडीपीएमपी निकालने के लिए मेथड यहाँ पे क्या, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सरल मेथड है। तुमको मजा आ जाएगा, अभी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। यहाँ पे एक बार को तो ये मेथड ऐसा आसान सा रहेगा कि यहाँ पे तुमको मजा ही आ जाएगा देखने का। तो यहाँ पे जीडीपीएमपी निकालने के लिए मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। देख रहे हो जिंदगी कितनी आसान हो गई तुम्हारी, पल में जिंदगी बदल गई तुम्हारी, है ना। जीडीपीएमपी क्या, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बस ये चार चीजें ऐड कर लो, एक्स माइनस एम एक साथ ही चलेगा, ठीक है ना। ये चार चीजें ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपीएमपी आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है, सर ये सी क्या, आई क्या, जी क्या, एक्स माइनस एम क्या। अभी क्या है,
मेथड कौन सा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर। तो ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर्स के टाइप हैं। ये किसके टाइप है, एक्सपेंडिचर के टाइप है, देखने का। अभी एक इकोनॉमी में खर्चा कौन कौन करता है, चलो पहले हम थोड़ा वो बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम ये समझेंगे एक इकोनॉमी में खर्चा कौन कौन करता है। हाउस होल्ड सेक्टर करता है खर्चा, प्रोड्यूसर सेक्टर करता है खर्चा, गवर्नमेंट सेक्टर करता है खर्चा। अगर आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी यानी आप दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वहां भी खर्चा वर्चा करना पड़ता है। बस ये चार खर्चे हैं। एक तो वो खर्चा जो हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है उसको हम बोलेंगे सी। दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है वो जाएगा आपके आई में। तीसरा ऐसा खर्चा जो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, वो कहाँ जाएगा आपके जी। और फिर आएगा आपका एक्स माइनस एम, यानी ऐसा कोई भी डीलिंग जो आपका किससे चल रहा है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फॉरेन कंट्री के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो चार तरह के खर्चे आपके यहाँ पे आएंगे और चारों को ऐड करके हम क्या कर लेंगे बच्चों, जीडीपी एमपी निकाल लेंगे। तो यहाँ भी जीडीपी एमपी निकल रहा है, इसका मतलब समझना ये वो एक्सपेंडिचर है जो हमने कौन से गुड्स के ऊपर किया है, ऐसे फाइनल गुड्स के ऊपर किया है, ऐसे फाइनल गुड्स के ऊपर किया है जो हमारी कंट्री में क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट यानी एम यानी इंपोर्ट, इंपोर्ट को माइनस करा है क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। एक्स यानी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम ऐड कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये वो गुड्स हैं, ऑल्दो ये खर्चा बाहर वालों ने किया है उससे मतलब नहीं, ये गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हैं, इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है, यहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे जिसके ऊपर खर्चा किसने किया है, हमने किया है, और वो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस। ठीक है, देखिएगा वेयर सी मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेयर सी मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब समझना, इसमें बेटा वो खर्चा आएगा इसमें वो खर्चा आएगा जो हाउस होल्ड सेक्टर करेगा इसके ऊपर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मेरे को भूख लग रही है, मैं जाके बाजार से ब्रेड खरीद के ले आया, तो मैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लाऊं ना, खुद के कंजम्पशन के लिए लाऊं ना तो इस तरह खर्चा कहाँ आएगा, सी में आएगा, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा होना चाहिए इसलिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहा है, और प्राइवेट क्यों, क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा कर रहे हो। तो सी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ऐसा खर्चा है जो आप कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि खुद क्या कर सको, उसका कंजम्पशन कर सको। ठीक है, दूसरा दूसरा है आई। आई बोले तो आई को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब, अरे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्चा जो किसने किया है, प्रोड्यूसर ने किया है। अभी प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा तो वो क्या क्या गिना जाएगा, इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा। अरे उसने कोई मशीन खरीदी तो क्या है, असेट्स है। उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो क्या उसका इन्वेस्टमेंट है। तो प्रोड्यूसर अगर कोई खर्चा करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली। एक तो प्रोड्यूसर का आएगा, साथ में साथ ऐसा भी है गवर्नमेंट भी क्या करती है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स वगैरह बनाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है हमारी कंट्री का, तो वो सब भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी इसमें आएगा। प्लस हाउस होल्ड सेक्टर भी कभी कभी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन करता है हाउसेस का, हाउस का कंस्ट्रक्शन करता है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो वो भी क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी इसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी ही हम आपको एक बात और बता देते हैं, राज की बात है ना, कि वो राज की बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बच्चों कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन।
इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कैपिटल फॉर्म करने का काम करता है। तो वहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का जब हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अभी कैसे बनेगा वो सब बताएंगे। देन आता है आपका जी। जी बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। देन आपका आता है जी। जी बोले तो जीनियस नहीं, मजाक, बहुत ही लेम जोक था। जी माने यहाँ पे आएगा आपका गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनल, ये भी बीमार हो गया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी ध्यान देना इसके नाम पे, इसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है इसका नाम सिंपली, इसका नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके पीछे रीजन है, रीजन अभी बताएंगे आप। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा है गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारा की सारा खर्चा कहाँ जाएगा, आपके गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, देन आता है हमारा एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को हम बोलेंगे बच्चों नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हैं और इंपोर्ट हमेशा कम रहेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट अगर इन केस समझिए क्या हुआ, आपके इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, नेट इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक एक करके टर्म समझते हैं। जैसे सीईओ था, सीईओ कैसे निकला था, वैसे ही इनसे भी कुछ रहेगा हमारा, देखते हैं। सिंपल सा कंडीशन है, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देने का, ये आ जाएगा वैल्यू, प्लस कर लोगे। क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको गिवन होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा है किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो यहाँ पे खर्चा तुम्हारा जाएगा किसमें, जी में। फिर बात करते हैं सी की, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें भी सीधे सीधे आपको दे रखा होगा दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा होगा किसका, कंज्यूमर्स का, या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर, तो वो किस में आ जाएगा आपका, सी में आ जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब बात बची सिर्फ किसकी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका मैंने बताया इसका एक नाम और है, इसका एक नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला खत्म था, बोले सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बस जिंदगी आराम से कट गई हमारा, हमारे जीडीपी एमपी निकाल लिया, सी भी निकल गया इजीली, जी भी निकल गया, एक्स माइनस एम भी निकल गया। दिक्कत अब दुनिया पलट जाएगी तुम्हारी। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है आई में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, जिसका हमने बड़े ही प्यार से दूसरा नाम क्या रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, ये होता है आपका डिवाइड दो पार्ट्स में, सुनना बहुत ध्यान से, ये डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, one is called fixed investment and the other one is called inventory investment। यानी वी कैन से इन्वेस्टमेंट के आप दो पार्ट्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के टू टाइप्स हैं, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब भी ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, देखना। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा सा आएगा आपका
चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, केवल चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो तो तुमको याद होगा, प्रोडक्शन मेथड में भी करके आ रहे थे ना। हाँ, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक से निकलेगा सर। दूसरा, अब यहाँ है हमारा चीज फिक्स इन्वेस्टमेंट। अभी समझना, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट बच्चों, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नाम रखा दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वैसे ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है इसका भी एक नाम और रखेंगे हम, उसको हम प्यार से बोलेंगे यहाँ पे चिंटू। क्या बोलेंगे प्यार से, नहीं नहीं चिंटू नहीं बोलेंगे, मजाक कर रहा था बेटा। हाँ, इसको हम प्यार से बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक। ये क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, और ये क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आया समझ में, अरे देखो आया ना। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक क्यों, क्योंकि ये सम है, ग्रॉस है किसका, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और यहाँ पे हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जिसका एक और नाम, आसान सा नाम फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप क्या प्लस कर लोगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कर लोगे, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या आएगा, केवल चेंज इन स्टॉक आएगा। तो दो चीजें ऐड कर लोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसको हम प्यार से बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक बात और समझना, ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट रहेगा ना बच्चों, कौन रहेगा, ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो हमारा रहेगा, इसके भी फर्दर मतलब ये फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन कौन करेगा, तो तीन पार्टी हैं जो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली चेंज इन स्टॉक जो है ना, ये तो सिर्फ प्रोड्यूसर करता है, पर ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ये तीन पार्टीज मिलकर करेंगी, ठीक है। तीन जने फिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन, एक तो आपका प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलेंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेंगे हम, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। दूसरा रहेगा आपका गवर्नमेंट, तो उसको तो हम सीधे से ले सकते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाया, ब्रिज बनाया, ये सब, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कहाँ की तरफ से रहेगा, वो रहेगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से। कहाँ से रहेगा, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से। बोले सर हम भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ बेटा तुम भी करते हो इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट, सर एक ही तरीके से बचपन से लेके बड़े होने तक एक ही सपना रहता है हमारा कि खुद का क्या हो, एक घर हो। यस, तो वो जो घर है वो क्या कहलाएगा आपका, आपका हाउस होल्ड सेक्टर क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। समझना, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट ये तभी कहलाएगा जब आपने वो जो घर बनाना है वो किसके लिए यूज में ले रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पस से। आपने घर बना लिया और उसको क्या कर रहे हो, पीजी वीजी चला रहे हो, तो फिर वो आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आप प्रोड्यूसर बन जाओगे उस केस में, आप फिर वो तुम्हारा हाउस होल्ड वाले की कैटेगरी में नहीं आएगा। ध्यान रखना, समझना इस बात को। तुमने घर बनाया और क्या कर रहे हो, पीजी चला रहे हो, उसमें तुम नहीं रह रहे हो, तो वो जो इन्वेस्टमेंट तो रहेगा तुम्हारा, पर वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कौन सी श्रेणी में चला जाएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में चला जाएगा। बट वो तुमने घर बनाया और रेसिडेंशियल पर्पस यूज में, तो फिर वो तुम्हारा कहाँ आएगा, हाउस होल्ड के इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ही, बस उसको हमने कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे। समझ रहे हैं बात, yes. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो इस तरीके से ये तीन जनों का इन्वेस्टमेंट ऐड होगा। तो इस तरीके से तीन जनों का इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर का, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और ये हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीजों का इन्वेस्टमेंट ऐड होगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जिसका हमने नाम क्या रखा है प्यार से, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें अगर आप क्या कर लेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोले तो चेंज इन स्टॉक क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बस ये चार चीजें ऐड कर लो, सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो आपके पास क्या रहेगा, जीडीपीएमपी रहेगा। बस थोड़ा समझने वाली बात कहाँ पर है, समझने वाली बात हमारी सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ही है,
जहाँ हमको देखना पड़ता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और फिक्स में भी हमको देखना पड़ता है कौन कौन आएगा। प्लस हमको ध्यान रखने का है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है बच्चों, फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोल देगा, बोले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार आप काम करो, थोड़ा बैक थोड़ा रिवर्स में जाओ और पूरा फॉर्मूला एक बार को अच्छे से कॉपी कर लो। ठीक है, जीडीपी एमपी में क्या क्या, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दो पार्ट्स रहेंगे उसके, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट में भी तीन रहेंगे हमारे पास, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, जीडीपी एमपी फाइंड कर लेंगे। तो दिस वाज योर एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारा प्रोडक्शन मेथड के थ्रू भी आ गया जीडीपी एमपी, इनकम मेथड के थ्रू क्या आ गया हमारे पास, एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारे पास क्या गया, जीडीपी एमपी। तब अब बात करते सर ये तो आ गए, अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इनटू नेशनल इनकम। तो एक बार फटाफट से वो समझ लेते हैं और फिर हम क्या कर लेंगे, जितने भी हमारे मेथड से सबको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे और हम सीख जाएंगे यहाँ पे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखने का ध्यान से, यहाँ पे तुम सबका जिंदगी बदलने वाला है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना होता, हमको तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, तीन प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। क्या चीज हम बार बार देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो शुरुआत में आता है जीडीपी एमपी, एक नेशनल इनकम में हमने यूज में लिया था एनएनपीएफसी, और एक डोमेस्टिक इनकम में हमने यूज में लिया एनडीपीएफसी। ठीक है तो ये क्या है, तो देखो बच्चों ऐसा कुछ होता है ना, हमारे पास जो भी वैल्यू रहती है ना, या तो वो रहती है ग्रॉस में, या वो रहती है नेट में। ठीक है, या तो वो होगा डोमेस्टिक या वो होगा नेशनल। अच्छा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, और फिर तीसरा चौथा है, फिर जो आएगा वो आएगा, या तो आपके पास रहेगी फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम एफसी बोल रहे हैं कब से प्यार से, और एक आपके पास रहेगा क्या, मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलेंगे एम। ठीक है, तो मान लीजिए आपको क्या दिया है, ग्रॉस वाला वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू दिया है, ग्रॉस वैल्यू दिया है। तो ग्रॉस को अगर हमको क्या करना है, नेट में वैल्यू निकालने का है, ग्रॉस वाले का हमको क्या करना है, नेट में वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, जिसमें वन ऑफ द आइटम क्या होता था, डेप्रिसिएशन। यस, तो ग्रॉस से आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर आपको नेट वैल्यू दिया है तो नेट से किस पे आने का, आपको ग्रॉस पे आने का, तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, पहला। वही दूसरा दूसरा है डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल में ऐसा है, अगर आपको डोमेस्टिक से किस में आने का है, नेशनल पे आने का है, तो उसके लिए हम करेंगे प्लस NFIA। अभी सिर्फ NFIA लिखने का क्या होता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको डोमेस्टिक से किस पे आने का है, नेशनल पे आने का है, तो आप क्या करोगे, NFIA प्लस कर लोगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने का है तो NFIA माइनस कर देना। ठीक है, जरूरी है ना लिख के बताऊं। देन प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा आपके पास फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आप जाना चाहते हैं किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा NIT। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा NIT। ठीक है, थोड़ा अब समझते हैं ये क्या चीज़ है, एक तो NFI है और एक NIT। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, चलो।
NFIA की बात करूंगा पहले मैं। सर NFIA क्या है और कैसे निकलेगा? NFIA का मतलब होता है बच्चों, N मतलब नेट, F मतलब फैक्टर, I मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम जो कहां से हो रही है आपको, बाहर से हो रही है, ठीक है। यानी वो पैसा जो आप बाहर से कंट्री में ला रहे हो तो उसको आप ऐड कर लोगे डोमेस्टिक इनकम में, तो आप कैसे आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। अभी समझो, डोमेस्टिक इनकम में केवल वही पैसा था जो हमारी कंट्री के लोग कमा रहे थे, हमारी कंट्री में रह के हम कमा रहे थे। तो इसमें वो लोग भी थे जो हमारी कंट्री के थे और वो लोग भी थे जो हमारी कंट्री के नहीं थे। बट जब हम नेशनल इनकम पे आते तो हमको केवल उन्हीं लोगों की इनकम लेनी पड़ती जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट हो। तो डोमेस्टिक इनकम में दोनों सभी सभी देशों के लोग थे, तो वहां से हमने क्या कर दिया, उन लोगों की इनकम को माइनस कर दिया जो हमारी कंट्री के नहीं थे, और प्लस उन लोगों की इनकम को प्लस कर लिया जो हमारी कंट्री में थे तो नहीं, पर रेसिडेंट कहाँ के थे, हमारी ही कंट्री के थे। अरे नहीं समझे ना, हो गया ना थोड़ा समझो। नेशनल इनकम में क्या था, फैक्टर इनकम का सम, किसका, नॉर्मल रेसिडेंट का। बट डोमेस्टिक इनकम में क्या था, फैक्टर इनकम का सम, बट वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम में दोनों तरह की इनकम आ गई, एक तो नॉर्मल रेसिडेंट की और एक जो आपकी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो जब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करोगे तो ये जो बंदे हैं जो आपकी कंट्री के क्या नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, उनकी इनकम को तो माइनस कर दो। और ऐसे नॉर्मल रेसिडेंट जो आपकी कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं थे पर जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर रह के काम कर रहे थे, तो उनकी इनकम को क्या कर लो, प्लस कर लो, तो आपके पास क्या रहेगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो NFIA हम प्लस करते हैं, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालने का तरीका होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा वो नहीं, मेसी रोनाल्डो वाला फीफा नहीं, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से आने वाली इनकम, यानी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बाहर रह के जब वो काम कर रहे हैं और जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं वो हम ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी ऐसा फैक्टर इनकम जो हमारी कंट्री में रह के अर्न कर रहा था, कौन, बाहर का आदमी। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर लेने का, तो फीफा माइनस फीटा करोगे तो क्या जाएगा, NFIA, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, हमारा डोमेस्टिक में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, नेशनल आ जाएगा, नेशनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली NIT की बात करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, पॉज करके लिख लेना ये सब चीजें, फुल फॉर्म इसका NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला होगा बच्चों, IT बोले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अभी क्या है ना, हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, तो गुड्स प्रोड्यूस किया तो वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। और जब उस प्रोड्यूस गुड्स की को आप क्या करोगे, मार्केट में लेके आओगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, सब्सिडी मिलेगा, तो फिर उसका वैल्यू बदल जाएगा, उसका जो वैल्यू बदल के आएगा वो क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस यानी फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, NIT प्लस करते हैं। NIT मतलब हम इंडायरेक्ट टैक्स को तो प्लस करते हैं और सब्सिडी को हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है, मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। IT इनडायरेक्ट टैक्स, केवल इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों, डायरेक्ट टैक्स मत लेना, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है वो मत लेना, इनडायरेक्ट टैक्स आएगा इधर केवल, जैसे GST आ गया, कस्टम आ गया, ये सब चीज आएंगी। तो IT माइनस सब्सिडी, तो आपके पास क्या जाएगा, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और NIT को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे किसमें, फैक्टर कॉस्ट के अंदर, तो आपके पास क्या जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, पहला ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस NIT। चलो चलो जल्दी साथ साथ बोलने का फटाफट, ग्रॉस से नेट प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस NIT, ठीक है। और जब सॉरी ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन था, ठीक है ना, और जब उल्टा करना हो तो माइनस ये प्लस कर लेना, प्लस ये माइनस कर लेना, समझे। चलो अब हम GDP-MP को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं और NDP-FC को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप खुद ही कर लोगे, चलो देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों से हमारे पास क्या निकल के आया था, GDP-MP निकल के आया था। और हमको क्या निकालना है उससे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, NNP-FC, ठीक है। तो देखो ग्रॉस से किस पे जाना है, नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट कैसे जाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड।
फिर डोमेस्टिक से किस पे आना है, नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक से किस पे आना है, नेशनल पे। तो डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, यस। एंड देन मार्केट प्राइस से किस पे आने का है, फैक्टर कॉस्ट। अभी समझो मैंने फॉर्मूला जो लिखा था वो था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो वहां प्लस NIT क्या था। अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने का, तो क्या करोगे, माइनस NIT। क्या करोगे, माइनस NIT। ठीक है, तो इस तरीके से हम GDP MPC का निकाल लेते हैं, NNPF से निकाल लेते हैं, और इस तरीके से हम प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। वो दोनों ही मेथड से GDP MP निकलता है, फिर माइनस स्टेप प्लस NFIA और माइनस NIT करके हमने NNPF से नेशनल इनकम निकाली। दूसरा इनकम मेथड में हमने क्या निकाला था बच्चों, NDPFC, डोमेस्टिक इनकम निकाला था। नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC। क्या बात है, NN है, बस डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल में, तो कैसे होगा, प्लस NFIA, बाकी PP है और FCFC है। सबसे आसान तरीके से इनकम मेथड सबसे ज्यादा करीब है किसके, नेशनल इनकम के। प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड फिर भी एक बार को क्या थोड़ा सा दूर है नेशनल इनकम से, है ना। हाँ जी, GDP में तीन चीजें, तो तीन चीजों का सेटलमेंट करना पड़ेगा, बट डोमेस्टिक इनकम में क्या करना पड़ा, सिर्फ एक ही चीज का सेटलमेंट करना पड़ा। तो डोमेस्टिक से नेशनल आना तो NFIA प्लस कर दो। NFIA कैसे निकलेगा बच्चों, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये एक मेथड था हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बच्चों। तीनों मेथड हमारे यहाँ पूरे हुए, ठीक है। हमने कन्वर्जन भी सीख लिया किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू नेशनल इनकम। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। अभी ये लेक्चर में हमारा मेथड्स पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों, उसमें बात करेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम, क्या ये मेथड यूज करने से पहले हमको कुछ प्रिकॉशन यूज में लेना चाहिए, और हम बात करेंगे कुछ एग्रीगेट्स की नेशनल इनकम रिगार्डिंग, और फिर हमारे जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार को अच्छे से फॉर्मूला वगैरह गो थ्रू करने का, ये सारा लिख लेने का अच्छी एक जगह पे अच्छे से, और ये सारा फॉर्मूला दिमाग में रखने का, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।